चलिए जी, आज हम आपके लिटरेचर का लास्ट चैप्टर कर रहे हैं, जो इस टर्म के लिए आखिरी आपका चैप्टर है, पार्ट है, पाठ 10 कामचोर। अब इसके बारे में मैंने आपको पहले भी एक बार समझाया था कि कामचोर जो कहानी है वो एक हास्य कहानी है, हंसी ठिठोली वाली कहानी है, जिसमें बताया गया है कि एक ज्वाइंट फैमिली है, एक परिवार है जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं और उस घर के बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं। वो अपना कोई भी काम स्वयं नहीं करते हैं, घर का कोई काम तो क्या ही करना, अपना काम भी वो नहीं करते हैं। तो अचानक से एक दिन ऐसा होता है कि बच्चों को सबक सिखाने के लिए जो घर के मुखिया हैं, जिसे आप पापा समझ कह सकते हैं, घर के जो मुखिया हैं वो ये कह देते हैं कि जब तक बच्चे काम नहीं करेंगे तब तक इनको रात की जो खाना है वो नहीं दिया जाएगा। तो अब बच्चों को मुसीबत आती है कि कैसे किस प्रकार कोई काम किया जाए। तो छोटे मोटे काम करने में वो जब हाथ आजमाते हैं तो क्या करते हैं, उस काम को और ज्यादा बिगाड़ देते हैं, पूरे घर का सत्यानाश हो जाता है। तो लास्ट में जो घर के बड़े होते हैं वो खुद ही हाथ जोड़ देते हैं कि आज के बाद इनको ये नहीं कहो कि घर का कोई काम करे। तो लास्ट में ये हम कह सकते हैं या ये शिक्षा मिलती है कि बच्चों को शुरू से ही घर का छोटा छोटा काम करने की आदत डालनी चाहिए। एकदम से अगर किसी चीज को चेंज करने के लिए बोला जाए तो वो नहीं होती, एकदम से काया पलट नहीं होती। जो आदतें हमें पड़ जाती हैं वो इतनी जल्दी बदलती नहीं है, उसको टाइम लगता है। तो इसी तरह वो कहते हैं कि अगर बच्चों को थोड़ा बहुत काम करवाया जाए, घर का छोटा मोटा काम करवाया जाए, तो बड़े होकर उनको कोई परेशानियां नहीं होंगी। तो हास्य व्यंग है, इसे पढ़ते हैं। बड़ी देर के बाद, अगर मुश्किल शब्द हुए मैं यहाँ लिखूंगी और साथ साथ में आप भी अपनी कॉपी में लिख लें या बुक पे ही मार्क कर लें। बड़ी देर के बाद विवाद के बाद ये तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। अब घर में मैंने आपको बताया कि मीटिंग चल रही है कि कैसे बच्चों को छोटा मोटा काम करने की आदत डाली जाए। तो सबने ये कहा कि घर में जो नौकर हैं, जिन पर बच्चे रोब झाड़ते रहते हैं, उन सबको निकाल दो, तब ये जो काम है अपने आप करेंगे। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, काम चोर कहीं के। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? बच्चों के बारे में। अब चूंकि बच्चे क्या करते हैं, जहां खाया वहीं अपनी थाली रख दी कि मम्मा उठाएंगे, वहीं प्लेट वहीं पे सब छोड़ दिया, सारा दिन मोबाइल के साथ बैठे रहे, बेड पे बैठे रहे, हिलना नहीं, वहां से सोफे पे पसर गए। तो जब आपने कोई एक्टिविटी फिजिकल करनी नहीं है तो शरीर क्या हो जाता है? फूल जाता है, मोटा हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चों को वो ऐसे कह रहे हैं कि ये मोटे मोटे किस काम के हैं, हिलकर पानी भी नहीं पीते। मतलब इतने ज्यादा आलसी हो गए हैं बच्चे कि खुद उठकर पानी भी किचन में लेने वो नहीं जाते। इन्हें अपना काम करने की आदत होनी चाहिए, और सच में होनी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। कामचोर कहीं के। तो मेन कहानी का जो टाइटल है कामचोर, वो किन के लिए है? बच्चों के लिए जो घर का काम नहीं करते। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उद्यम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। उद्यम मचाना, शोर करना, शरारतें करना, ठीक है? उद्यम मचाना, शोर या शरारतें करना। आखिर काम नहीं करते, हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबैल तो थे नहीं। दबैल मतलब जो किसी से दब जाए, ठीक है? जो किसी से दब जाए उसे हम क्या कहते हैं? दबैल। हम कहते हैं ना दब्बू किस्म का इंसान है, तो वही दबैल मतलब दब जाने वाले लोग थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाएं। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियां इधर लुढ़की, मटके उधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। ठीक है? तो अब उन्होंने बोला कि आप खुद जो है अपना पानी पिएंगे। जैसे घर वालों ने ऑर्डर कर दिया तो बच्चों ने
सब बच्चे एक साथ ही पानी लेने के लिए दौड़ रहे। तो उन्होंने क्या किया, जो घर की सुराहियां हैं, पुराने जमाने की बात है, फ्रिज नहीं होते थे घर में, घड़े हुआ करते थे ठंडे पानी के लिए, तो वो घड़े और सुराहियां जो हैं वो पलट दी उन्होंने और सारा पानी अपने ऊपर गिरा लिया। ये भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं, देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे? ये लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताया जाए। हमने दुहाई दी। अब बच्चों ने कहा है कि हम काम करने के लिए तैयार हैं, बताओ क्या क्या किया जाए। बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, ये दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त में ये काम नहीं करवाए जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे पानी डालें तो अब जो पिता है उसने बच्चों को और लालच देने के बारे में सोचा। उसने कहा कि अगर तुम लोग काम करोगे तो बदले में हम इसके पैसे भी तुम्हें देंगे, है ना। तो कई बार बच्चे ऐसे ही काम करते हैं कि मैं वहां से, अगर आपके लिए किराने की दुकान से सामान लेने जाना हो तो 10 रुपए की मैगी मेरी दी। एटलीस्ट मेरा बेटा तो यही करता है ना। तो ये रिश्वत जो है वो सब जगह चलती है। तो इस तरह उसने भी बोला कि अगर तुम लोग काम करोगे तो उसके बदले में क्या मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी, पैसे मिलेंगे। अगर माली की जगह काम करते हो, पौधों में पानी डालते हो, तो जितना माली को हम देते हैं उतना हम बच्चों को दे देंगे। हे खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की। याचना मतलब बेनती। याचना करना क्या होता है, विनती करना। अम्मा ने बेनती की। किसी भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। अब बच्चों ने ठान लिया कि जब पेमेंट मिलेगी तो काम जरूर करना है, जो मर्जी हो जाए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए, चारों ओर से पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। धुआंधार मतलब लगातार, जोर जोर से, ठीक है। तो दरी दलान होता था पहले जमाने में, क्या कहते, जो एक कॉमन बैठक होती थी, उसमें सोफे वगैरह नहीं लगे होते थे, बड़ी दरियां होती थी जिसमें घर के सारे बुजुर्ग बैठ के, बच्चे बैठ के बातें किया करते थे। गलीचा टाइप होती थी। तो उसने कहा, सबसे पहले बच्चों ने कहा कि इस दरी मिट्टी बहुत है, तो सबसे पहले इससे साफ करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सबने एक एक कॉर्नर से उसके चारों कॉर्नर पकड़ लिए और जोर जोर से उसको झाड़ना शुरू कर दिया। कुछ दो चार लकड़ियां ले आए। कई बार होता है, कभी देखा है कहीं रजाई वाले के पास अगर हम जाएं तो उसमें से रुई ठीक करने के लिए या मिट्टी निकालने के लिए वो मोटे मोटे डंडे से उसको मारते हैं, ताकि उसके अंदर का वो सारा निकल जाए, जो कच्चा रूम होता है ना। तो इसी तरह उन्होंने क्या किया, लकड़ियां ले आए और दरी पर खूब पीटना शुरू कर दिया। सारा घर धूल से अट गया। अटना मतलब भर जाना। तो जितनी मिट्टी थी वो सब जगह। अब आप ही इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि अगर एक मिट्टी से भरी हुई दरी हो और उसको हम इतनी जोर जोर से इस तरह उछालें तो उसकी मिट्टी कहाँ जाएगी, ऑब्वियसली सारे घर में फैल जाएगी। खांसते खांसते सब बेदम हो गए और मिट्टी सबकी अंदर चली गई और फिर सबको खांसी आ गई। सारी धूल तो दरी पर थी, वो फर्श पर थी और सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों ने तुरंत आंगन में निकाला गया। वहां लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। अब दरी की वजह से सारे बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा गंदे हो चुके थे। सबके सिर में जो है वो सारा मिट्टी भर गई थी, सारी बैठक जो है वो मिट्टी से भर गई थी। तो अम्मा ने उनको वहां से बाहर निकाल दिया कि निकल जाओ यहाँ से। तो अब वो क्या आ गए, आंगन में आ गए। वहां उन्होंने सोचा कि आंगन में अब क्या करते हैं। बहुत बड़े बड़े आंगन होते थे पुराने जमाने में, गलीचे जैसे हमारा ये, इतना तो हर घर में आगे स्पेस होती थी, इतने इतने आंगन होते थे, जबकि ये कहानी है, ठीक है। तो अब बच्चों ने सोचा कि हम पूरे झाड़ू लगाएंगे और आज आंगन साफ कर देंगे। लेट्स सी आगे क्या होता है। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सींकें जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। तो अब एक ही झाड़ू था, वो क्या कहते, तीली वाला झाड़ू जिसको बोलते हैं, दूसरा नहीं। तो सब ने क्या किया, अपने अपने हिस्से की 10-10, 15-15 तीलियां जो है निकाल दी। इट मींस की झाड़ू बर्बाद कर दिया उन्होंने। हाँ, उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया। सिर पीटना मतलब परेशान हो जाना बहुत। तो अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दो तो इंसान काम करे।
तो अब अम्मी ने उसको फिर डांट दिया बच्चों को। तो अब बच्चे कह रहे हैं कि ये बुजुर्ग काम तो करने नहीं देते, फिर काम हम करें कैसे। अब जरा 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 सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। अम्मा, असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस ये ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। तो अब क्या हुआ, दरी जो थी वो खूब मिट्टी से भरी हुई थी, तो किसी ने सलाह दी कि झाड़ू देने से पहले थोड़ा पानी छिड़क लो ताकि मिट्टी नहीं उड़ेगी। अब उन्होंने सोचा दरी का भी यही हिसाब है, इसकी मिट्टी उड़ेगी नहीं, तो उन्होंने दरी जो है वो बुरी तरह से गीली कर दी। अब चूंकि उसमें मिट्टी थी, ऊपर से वो गीली हो गई, तो वो क्या, कीचड़ की तरह बन गई। कहाँ गए, पानी छिड़कते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन में निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाएगा। अब ना उनसे झाड़ू दिया गया, ना दरी साफ की गई। अब बारी आई पेड़ों को पानी देने की। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भिगोने, पतीलियां लूट ली गई। जिसे जो चीज मिली वह डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब बाल्टियां भी एक घर में कितनी हो सकती हैं, 4-5, है ना। तो सब बच्चे घर में बहुत ज्यादा थे, मैंने बताया था। तो सारे बच्चों ने अलग अलग बाल्टी उठा ली, किसी ने डोंगा उठा लिया। अगर किसी को वो नहीं मिला जो यूज करते हैं हम पानी देने के लिए, तो वो गिलास, कोई गिलास लेकर ही रसोई में से भाग गया, कोई तसले ले गया। भी मतलब बच्चों को ये था ऐसा ना हो कि हमें पेमेंट या हमें तनख्वाह ना मिले, बाकियों को मिल जाए काम करने के लिए। अब सब नल पर टूट पड़े। यहाँ भी घमासान मची। घमासान मतलब बहुत ज्यादा भीड़ मच गई, ठीक है। यहाँ भी घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठूसम ठास, किसी बाल्टी पर पतीला और किसी पतीले पर लोटा और भिगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियां और उसके बाद बर्तन। अब वहां पे पानी भरने की जो स्थिति थी वो ऐसी थी कि कोई भी एक दूसरे को पानी भरने नहीं दे रहा था। सब एक दूसरे को धक्के मक्के मार रहे थे। और लास्ट में क्या हुआ, सब आपस में लड़ पड़े। पहले उन्होंने कोनियां मारी एक दूसरे को, फिर उन्होंने जो बर्तन हाथ में पकड़े थे भाई एक दूसरे के मार दिए, ठीक है। फौरन बड़े भाई बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। कुमक होती है फौज। अब छोटे बच्चे चूंकि लड़ पड़े थे, तो अब जितनी घर में बुआएं थी या मासियां थी, चाचू थे, उन सबको भेजा गया कि बच्चों को जाके छुड़ाओ आपस में से, ठीक है। कुमक मतलब टुकड़ी, फौज की टुकड़ी जिसे आप कहते हैं। फौज मैदान से हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई, ठीक है। तो जो आए थे उनको ठीक करने के लिए बच्चों को, वो भी भाग गए क्योंकि बच्चे इस गंदे हालात में थे कि उनको वो भी नहीं गए। इस धींगा मुश्ती में, धींगा मुश्ती क्या होती है, कुश्ती टाइप, जब हम एक दूसरे से लड़ते हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़ के, उसे हम क्या कह सकते हैं, धींगा मुश्ती। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ से लथपथ हो गए, जिन्हें नहाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति हिसाब से बच्चे नहलाए गए। तो बच्चे इतने गंदे हो गए थे कि जो घर के नौकर थे वो भी पूरे नहीं पड़ रहे थे कि एक एक बच्चे को कौन नहलाएगा। तो पास वाले बंगलों से जो है वो नौकर बुलाए गए। तो उन्होंने क्या फिक्स किया कि एक बच्चे के वो 4 आने लेंगे उसको नहलाकर ठीक करने में। तो इस तरह बाहर से नौकर बुलाए गए ताकि बच्चे नहा सकें। हम कायल हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। अब बच्चे नहा धो के ठीक हो गए, उसके बाद सोचा कि सफाई वफाई करना हमारे बस की बात नहीं है और ना ही हम पेड़ों को पानी दे सकते हैं। अब बच्चों ने डिसाइड किया कि वो जो मुर्गियां हैं बाहर जो दाना चुग रही उनको दबड़े में डाल दें। पुराने जमाने में क्या होता था, मुर्गियां, गाय भैंस घर में ही होते थे, ठीक है। तो अब बच्चों ने डिसाइड किया कि जो मुर्गियां हैं, अब कुछ टाइम के लिए मुर्गियों को बाहर निकाला जाता है, एक स्पेस बनी होती है कि जहां वो दाना दूना चुगती हैं। उसके बाद उनको वापस उनके दबड़े में या पिंजरे में जो चीज बनी होती है उनके रहने के लिए, वहां उनको डाल दिया जाता है। अब बच्चों ने डिसाइड किया जो मुर्गियां बाहर चुग रही हैं, अब उनको क्या करें, हम वापस दड़बे में डाल देते हैं। ये बड़ा इजी काम है, ये हम आसानी से कर लेंगे। अब वो ये करने चल पड़े। बस शाम से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे, चल दबड़े चल दबड़े। पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था।
ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। दो मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। अब उन्होंने क्या किया, मुर्गियां बरामदे में थी, वो उधर जाने की बजाय किचन की तरफ मुर्गियां भाग गई। बच्चे उनको भगाने की कोशिश कर रहे थे उनके घर की तरफ, लेकिन वो दूसरी तरफ चली गई। अब वहां पे जो घर की आया थी वो क्या कर रही थी, खीर बनाकर उस पर चांदी का वर्क लगा रही थी। तो जो मुर्गियां हैं वो उन प्यालों से भागती हुई निकल गई। आगे क्या है, तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदाने के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। तो जो उछली वो कटोरियां, तो उछल कर जो है वो दीदी बरामदे में बैठी थी, नहा कर अभी उसने बाल खोले ही थे कि सारी उसके सर पर गिर गई, उसके दुपट्टे पर सारी गिर गई। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा। अब पुराने जमाने में लेडीज जो हैं वो पान, जो हम मतलब मुस्लिम घरों में स्पेशली चलता था, लेडीज जो थी वो पान खाया करती थी, ठीक है। तो वहां पे पीक दान पड़ा था जिसमें पान थ्रो करते हैं खाकर। तो चूंकि वो भरा हुआ था तो एक मुर्गा जो है वो उस तरफ उसमें कूदा और उसके सारे जो पंजे थे वो लाल रंग से सन गए, ठीक है। कत्थे चूने से लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। अब नानी ने घर में बाहर धूप में अपनी सफेद चादर सूखने के लिए डाली थी, तो मुर्गा जो है उस पैरों से उस सफेद चादर पे छापे मतलब डिजाइन बनाकर निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारा कीचड़ मौसी के मुंह पर पड़ी जो बैठी हुई मुंह धो रही थी। अब एक मुर्गी जो थी उसने दाल का पतीला उसी में ही छलांग लगा दी, तो मासी उधर मुंह हाथ धो रही थी जो पहले ही बच्चों को हटा के हटी थी, तो फिर से सारा कीचड़ जो है वो उछलकर मासी के मुंह पर लग गया, ठीक है। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। बेनकेल मतलब बिना लगाम का ऊंट। जब किसी जानवर को लगाम नहीं लगाई जाती उससे हम क्या कहते हैं, बेनकेल, ठीक है। बेनकेल का मतलब बिना लगाम का ऊंट। सारी मुर्गियां जो हैं वो बिना किसी लगाम के इधर उधर पूरे घर में भाग रही थी, सब तरफ अफड़ा तफड़ी मच गई थी, ठीक है। उसके बाद हम कहाँ थे, एक भी दबड़े में जाने के वो राजी ना हुई। उधर किसी को सूझी कि जो भेड़े आई हैं लगे हाथ उन्हें दाना खिला दिया जाए। लो, एक मुसीबत खत्म नहीं हुई, इन्होंने दूसरी मुसीबत खोल दी। अब इन्होंने कहा कि अगर मुर्गियां काबू में नहीं आती तो रहने दो इनको ऐसे ही। अब क्या करते हैं, भेड़ों को दाना डाल देते हैं। यहाँ भी स्यापा। दिन भर की भूखी भेड़े दाने का सूप देकर सबकी सब झटपी तो भाग जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई। लष्टम पष्टम मतलब तेजी से, हरी अप, जैसे भाग दौड़ में, जैसे कुछ अचानक हो जाए तो भीड़ हो तो भाग दौड़ पड़ जाती है ना, तो उससे हम क्या कह सकते हैं, लष्टम पष्टम, ठीक है। तुरंत में वो तख्तों पर चढ़ गई। उन्होंने देखा थोड़ा सा दाना खोल के, उन्होंने क्या किया, भेड़े खोल दी सारी की सारी। और भेड़ों ने जब खाना देखा तो वो सब, जैसे जानवर को क्या पता है कि लाइन वाइज आना है और खाना खाना है, तो वो सब उस पर टूट पड़ी। जिनको नहीं मिला वो क्या आदि घर में घुस गई और तख्तों पर चढ़ गई, ठीक है। अब पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला था जिस पर गोरखी, चंपा और सलमा सितारे रख कर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को बता रही थी। तो पुराने जमाने में घर में कशीदाकारी चलती थी, कोई क्रोशिया बुनता था, कोई कढ़ाई करता था, तो इसी तरह दीदी ने एक दुपट्टा रखा हुआ था जिसको वो सलमे सितारे से काट रही थी, मतलब कढ़ाई कर रही थी। वो उसने बुआ को बताने के लिए रखा था कि जो भेड़ें थी वो निसंकोच सबको रोंदती मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। तो वो दुपट्टे के ऊपर से ही जो भेड़े हैं वो भाग गई। उसकी जो सारे सिलमे सितारे उसने रखे थे कढ़ाई करने के लिए वो सारे बिखर गए। अब जब तूफान गुजर गया तो ऐसे लगा जैसे जर्मनी की सेना
टैंकों और बम बारों सहित इधर से छापा मारकर गुजर गई हो। अब जहां जहां भेड़े गुजरती गई सब कुछ तबाह हो गया। तो अब ऐसे लग रहा था जैसे एक सेना आई है, उसने सब कुछ तबाह कर दिया है, यहाँ से निकल गई है। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़े शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढांपे सो रही थी। उन पर से जो भेड़े दौड़ी तो न जाने सपनों में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चिल्लाने लगी। तो जैसे ही वो सो रही थी, भेड़े जो है उनके ऊपर से ही निकल गई। तो वो बेचारी जैसे कोई सो रहा हो अचानक से, है ना, तो वो एकदम से कोई जंप मार के तुम्हारे ऊपर से फिसल कर इधर जाए, तो वो बेचारी मारो मारो करने लगे। ठीक है, इतने में ये वो है जिसको चुटकुला 5 मिनट बाद समझ आता है, इसके बारे में मत सोचो। इतने में भेड़े सूप को भूलकर तरकारी वाली टोकरी पर टूट पड़ी। अब किचन में सब्जी की टोकरी भी रखी हुई थी जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां रखी जाती हैं। तो भेड़ों ने वो क्या किया, अब अपना दाना छोड़ा और उस भाजी वाली टोकरी पर आ गई। वह दलान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। वे अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों। भेड़ को चोट नहीं लगती। बिल्कुल ये समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, वो आप पर ही चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपनी पेट की कड़ाही में झोंक दी। तो सब्जी वाली बेचारी आई हुई थी सब्जी देने, तो उसकी सारी टोकरी जो है उसने बहुत कोशिश की कि भेड़ों को मार के हटाए वहां पे, पर चूंकि उसने बताया कि भेड़ों के ऊपर रुई इतनी होती है कि उन्हें चोट नहीं लगती, उनको भारी डंडे से भी मारो तब भी हमेशा जो भेड़े होती है ना उनको यहाँ सर पे मारो तो चोट लगती है, अदरवाइज उनके आसपास नहीं लगती चोट। तो उसने मारा नहीं ना, तो उसको क्या पता था मेरी जैसे इंटेलिजेंट, वो मेरी जैसी इंटेलिजेंट नहीं थी ना। और वैसे भी भेड़े जब बेकाबू हो ना तो उनको पता नहीं लगता निशाना हमने कहाँ लगा, ठीक है ना। तो इस तरह वो मारती गई, पर इसके बावजूद भी जो भेड़ों ने क्या किया, उसकी सारी तरकारी वाली सब्जी जो थी सारी खाली कर दी। उधर एक प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना ना मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए। ओहो, अब बच्चों ने इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी बच्चों को सब्र नहीं आया। उनको बोला कि काम को छोड़ो, तनख्वाह तो क्या मिलनी है, हमें तो रात का खाना भी नहीं मिलना, इसलिए कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा। अब उन्होंने बाल्टियां उठाई और घर में जो भैंसें थी उनका दूध दोहने के लिए चल पड़े। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। अब भैंस चूंकि एकदम से काबू में नहीं आती है, उन्होंने बाल्टी रखी तो भैंस ने दुलत्ती मार दी। अब उन्होंने कहा कि क्या करें, भैंस के आगे वाले पैर बांध देते हैं, भैंस के पीछे वाले पैर बांध देते हैं और फिर ये आराम से दूध देगी। अब आगे क्या हुआ, बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा की चारपाई के पायों से बांध अगले 2 पैरों की बांधने की कोशिश की। उन्होंने क्या किया, चाचा एक चारपाई पे सो रहे थे, उन्होंने पिछले पैर बांधे और चारपाई का जो पाया होता है ना उसके साथ उसको टैग कर दिया कि अब आगे वाले हम बांधेंगे। चाचा मतलब चारपाई है वो भारी है तो वो खिसका नहीं पाएगी। अब वो आगे वाले पैर बांध रहे थे, लेकिन क्या हुआ, भैंस जो थी उसको पता लग गया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो अब छूट कर जो भागी है, तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई, पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे। अब भैंस जो भागी है, पीछे पीछे चाचा जी चारपाई पे लेटे हुए। सोचो, इमेजिन करो कितना मजेदार सीन है, भैंस भाग रही है और चारपाई साथ में चल रही है। अब उस बेचारे को पता ही नहीं क्या हो रहा है, उसे लगा घर में
भूचाल आ गया। पर अचानक से क्या हुआ, जो चारपाई है वो पानी के ड्रम से टकरा गई और पानी सारा चारपाई पे गिर गया। तब उसे लगा कि आंधी तूफान ही आ गया, भूचाल नहीं आया, बहुत बुरी तरह से। ठीक है, फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वाले को भला बुरा सुलाने लगे। ठीक है, तो वो कैसे, जैसे एक साइड से हम पलंग को कसकर पकड़ लेते हैं, वो बेचारा वैसे उसको पकड़कर बच्चों पे गालियां निकालता हुआ ऐसे ही चलता जा रहा था। ठीक है, यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई पर उस पे बैठे हुए चाचा जी। ओ ये तो भूल हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुट गया धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर, कुछ कपड़ों पर गिरा, 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। ये सब कुछ दिन के लिए 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर निकाले गए, मुर्गियां बांग में हाकी गई, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पहुंचे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। अम्मा ने कह दिया मैं इस घर में रहूंगी नहीं, मैं जा रही हूँ अपने मायके। ठीक है, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी। अम्मा ने कहा कि या तो बच्चों का राज कर लो या मुझे इस घर में रख लो। अगर बच्चे इस तरह धमा चौकड़ी मचाते रहेंगे तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। ऐसा बोलकर वो चल पड़ी और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा कर पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। अब उन्होंने कहा कि बच्चे ऐसे ही ठीक है, ये किसी चीज को हाथ ना लगाएं तो ठीक है, नहीं तो जिस किसी ने भी हाथ लगाया किसी काम को तो उसको खाना नहीं देंगे। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने निश्चय कर लिया कि अब चाहे जो कुछ भी हो, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। लास्ट में बच्चे कहते हैं बुजुर्गों को तो कुछ पता ही नहीं चलता, फिर ये इन्होंने हम पे ऐसा हुक्म जारी कर दिया जो मर्जी हो जाए, हम कोई काम नहीं करेंगे। राइट, मजा आया पढ़ना। चाचा जी अब गालियां निकालते रहे, वो तो जब बछड़ा आया तब कहीं जाके भैंस रुकी तो उठ के भागे होंगे। इसके क्वेश्चन आंसर कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किनके बारे में कल करें? टाइम देखो जरा, 5 मिनट रह गए हैं, कल करते हैं। कल टेस्ट है आपका, लग गया था पता? कारक और उसके भेद। कारक के 3 भेदों का टेस्ट हो चुका है ना? अब कारक के सारे भेदों का टेस्ट है कल। अच्छे ढंग से आज रिवाइज करना, होमवर्क में भी मैंने यही लिखा है। ठीक है, अब इस लेसन में किसी को कुछ समझ में नहीं आया या पूछना हो तो प्लीज पूछें। घर में मैंने बताया कि अनगिनत बच्चे थे। अब पुराने जमाने में यही होता था, यहाँ तक कि जैसे गर्मियों की छुट्टियां होती थी, बुआ के बच्चे भी आ गए, चाचे भी आ गए, मौसियां भी आ गए। अब एक घर की जो चाची है, अगर उसकी बहन आई है तो दूसरी चाची की भी बहनें आ गई, तो घर में बहुत ज्यादा लोग हो जाया करते थे। अनगिनत वही जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। अनगिनत कई बार हम इसलिए भी लिखते हैं जब बहुत सारे लोग हो। ठीक है, इसलिए नहीं कि उन्हें गिना नहीं जा सकता, बहुत ज्यादा होंगे घर में बच्चे। पुराने जमाने में एक ही, जैसे हमारा स्कूल है मान लो, इस तरह एक ही घर होता था, उसमें अलग अलग 4-5 घर होते थे, आंगन सबका साझा होता था, तो एक ही घर में जितने बच्चे हों उससे ज्यादा कई बार गर्मियों की छुट्टियों में इकट्ठे हो, तो 5-6 घरों के इकट्ठे बच्चे। ठीक है, पुराने जमाने में ऐसे नहीं होता था कि न्यूक्लियर फैमिली होती थी,
किसी दूसरे को किसी की परवाह नहीं होती थी। ठीक है, ज्वाइंट फैमिली में ये सुख होता है कि अगर किसी का कोई बच्चा बीमार है तो दूसरे केयर करने वाले होते हैं, है ना। अब तो बहुत कोई पूछता ही नहीं किसी को, ना बच्चों को पता है कि हमारी मौसी के बच्चे क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे, बुआ क्या करती है क्या नहीं। अब बहुत चेंज है माहौल। कहीं किसी का है गांव में कोई घर वगैरह जाते हो, नानके वगैरह नहीं हो? ये देखो इसको बोर लगा, जिसने पढ़ना नहीं उसको तो बेटे ऐसे ही लगना। कल इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद हमारे सिलेबस में आपकी लेटर भी रहती है, अभी अनुच्छेद भी शायद रहता है, दृश्यों से संबंधित अनुच्छेद है, उसके बाद संधि है, दीर्घ और गुण संधि रहती है अभी। बस मेरे ख्याल से बाकी लिटरेचर का तो सारा सिलेबस कल तक खत्म हो जाएगा। ग्रामर का ब्लड टॉपिक संधि वगैरह मैं करवा दूंगी कल। ठीक है बेटा, किसी को किसी और उसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है मुझे, कोई ग्रामर का कुछ क्लियर ना हो। एवरीथिंग इज ओके। चलो जी, कारक बताना अब मुझे जरा, थोड़ी प्रैक्टिस कर ले, कल आपका टेस्ट है। Keep quiet. ओहो, चलिए आपको अच्छे ढंग से करवाया है, आपको आता भी है।